नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज बात करेंगे बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा के सिस्टम के। जहां एक और यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं खस्ताहाल हैं, तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के मंदिरों में छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। यूपी के प्रयागराज इलाके में मेजा गुलाब शंकर इंटर कॉलेज में उस समय भगदड़ मच गई जब कॉलेज के 25 से 30 बच्चों की एक साथ तबीयत बिगड़ गई। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जब बच्चों को बीमार होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेजा में भर्ती कराया गया तो स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाइट गुल जनरेटर खराब नजर आया। स्वास्थ्य केंद्र में एक ही पंखे के सहारे हॉस्पिटल चल रहा था। वीडियो में साफ तौर पर यह देखा भी जा सकता है कि किस तरह से एक महिला जो अपने बच्ची को लेकर पंखा ना होने के कारण तौलिया से हवा करती हुई आपको नजर आएगी। और लेकिन बदहाल स्वास्थ्य विभाग है कि लचर व्यवस्था होने के बावजूद भी नाक पर जू तक नहीं रेंग रहा। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र किया जाए तो शिक्षा विभाग की बदहाली की पोल खुलती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में कसडोल विकासखंड के आमगांव के स्कूल में पिछले 1 महीने से ताला बंद है, जिसका कारण स्कूल में शिक्षकों का ना होना है। आपको बता दें कि इसके चलते गांव के लोगों में नाराजगी भी है, आक्रोश है। इस बात को लेकर शिक्षक की मांग को लेकर प्रशासन स्तर पर कई बार गुहार भी लगाई गई, लेकिन अब तक शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। दरअसल आम गांव के प्राथमिक और मिडिल स्कूल में केवल 2 ही शिक्षक हैं और ये हाल सालों से चल रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक शिक्षक तो आते ही नहीं और जो शिक्षक आ रहे थे वो सप्ताह में 1 बार आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है वो कहाँ पर होगा, किस तरह पर तरीके से आप शिक्षा का स्तर भाप पा रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा एक सुनहरा जो भविष्य है उस भविष्य का निर्माण करने के लिए सार्थक होता है। और ये जो छत्तीसगढ़ से तस्वीर सामने आई, ये वाकई ये सवाल खड़े करने के लिए काफ़ी है कि हम शिक्षा के लिए बेहतर बात तो करते हैं, लेकिन धरातल पर जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो आखिर शिक्षा कैसे इन कहा जाए शिशुओं को या छात्रों को या छात्राओं को मिल सकेगी। सवाल इस बात का है कि भला बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। आज चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि सरकारें जब स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर संजीदा हैं और तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं, तो स्थानीय स्तर पर बदहाली का कारण क्या है और इसके लिए आखिर किसको जिम्मेदार माना जाए, जिम्मेदार कौन है, ये किसे इसकी जिम्मेदारी कहा जाए कि इस शख्स की जिम्मेदारी है और ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पा रहा। ये हम सब जानते हैं कि जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होती है तो सीधा सीधा सवाल सिस्टम से होता है, शासन से होता है। प्रशासनिक स्तर पर जो जिम्मेदारियां तय होती है उस आधार पर भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी शासन स्तर पर होती है कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया का नारा तो दे दिया जाता है, लेकिन किस तरीके से पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया जब इस तरीके की तस्वीर सामने आएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली की ये तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं आज जनहित में। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा एक बेहतर विकास का आईना होती है। बेहतर विकास इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। जिस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होती हैं तो ये माना जाता है कि यहाँ ये एक विकासशील देश है। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हैं और आम जनता इन व्यवस्थाओं का लाभ उठा पा रही है। तब ये नियत किया जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि बेहतर और विकास की ओर हम अग्रसर हैं। लेकिन ये इस बात को धूमिल कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ का जिक्र शिक्षक गुल विद्यालय पर यहाँ पर ताला लटका हुआ पाया गया, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक अवेलेबल नहीं है। अगर एक शिक्षक है भी तो वो हफ्ते में 1 दिन आते हैं। हफ्ते में 1 दिन आएंगे तो फिर आप शिक्षा की क्या उम्मीद करते हैं, ये आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। और जो तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये छात्रा है जो स्वास्थ्य विभाग में आनन फानन में जब इस छात्रा को लेकर जाया जाता है
तो यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ मिलता है। अस्पताल में ना तो लाइट की व्यवस्था, ना जनरेटर की व्यवस्था, बदहाली का आलम इस कदर के उचित रहते समय रहते उचित इलाज भी मुहैया ना हो सके। ये इस तस्वीर इन स्वास्थ्य सुविधाओं के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं शासन स्तर पर, उन दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। प्रयागराज में कहा जाए तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अस्वस्थ हो चुकी है। और इस मामले को लेकर एसडीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। दोपहर में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास खबर मिली दूरभाष पर कि विद्यालय के कुछ बच्चों को घबराहट, पेट दर्द, पैर दर्द की शिकायत हो रही है। तत्काल सीएससी मेजा में पहुंच के हम लोगों ने देखा, हम और एसीपी साहब ने वहाँ पे पाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि गर्मी, उमस या इस तरह की अन्य समस्या के कारण इनको बच्चों को कुछ समस्याएं हो रही हैं। सबका समुचित उपचार करा के उनको घर भेजा गया है। एक बच्ची अभी एडमिट है जो शाम तक छूट जाएगी। अभी वो ठीक है, स्वस्थ हालत में है। और विद्यालय प्रबंधन में बात किया गया, उनका फ़ोन नहीं उठा। और स्कूल में जांच के लिए उसके मानक और उसके जो सुविधाएं हैं उनकी जांच के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को कहा गया है। जो भी कमियां उसमें पाई जाएंगी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बच्चे सकुशल अपने घर पहुँचे। जी, जो बताया जा रहा है कि स्कूल में पंखे की व्यवस्था नहीं थी, जिला विद्यालय निरीक्षक उनकी मानक और मान्यता दोनों की जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो की। तो जितनी जल्दी हो सकेगा ये उचित व्यवस्थाओं का दावा तो किया जाता है, लेकिन दावों की पोल किस कदर खुलती हुई नजर आ रही है। जब प्रयागराज का दरअसल मामला और छत्तीसगढ़ इन दो मामलों का जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ शिक्षा के लिए जो बेहतर दावे किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल वहाँ के सीएम हैं और किस तरीके से जो बड़े बड़े दावे किए गए शिक्षा को लेकर, तो वो शिक्षा की बदहाली की तस्वीर यहाँ पर सामने आती है। और अगर बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में जब आनन फानन में इन छात्र छात्राओं को ले जाया गया हॉस्पिटल, छात्रा को आनन फानन में लेकर जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ था। और इसलिए प्रयागराज के जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल की जो तस्वीर है वो सामने आती है। वहाँ पर व्यवस्थाओं का आलम इस कदर कि ना तो लाइट, ना तो जनरेटर और एक ही पंखे में पूरा जो अस्पताल है, जो मरीज हैं वहाँ पर वो एक ही पंखे के नीचे पाए गए। इसी खबर को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेश कुमार जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही प्रयागराज की घटना को लेकर हमारे साथ राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, इस मामले को लेकर अपडेट लेते हैं। राहुल, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी आपसे बता दें, प्रयागराज की जो अभी जो कंडीशन अभी हाल में आप जो टीवी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं उसकी दशा इतनी वस्त बदतर है कि वो बता भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग की लापरवाही जो सामने आई है, वो जहाँ पे बच्चे पढ़ाए जाते हैं वहां के पंखा नहीं, नीचे की जमीन फर्श नहीं, सिर्फ सेंटर लेने के लिए कि सेंटर मिल जाए, कैमरा जो लगा हुआ दिखाई दिया। और जो अच्छा, जब प्रशासन जागने के बाद मौके पर एसीपी मेजा और एसडीएम मेजा ये सब मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल किए। 27 बच्चे बताया जाता है कि 27 बच्चे जो है वहां पे एडमिट कराए गए, एक के बाद एक ऑटोमेटिक वो बेहोश होते गए, होते वो क्या वहां से क्या स्कूल प्रबंधन से राहुल पता चल पाया कि आखिर ये 27 बच्चे अचानक से कैसे बेहोश होने लगे? क्या दिक्कत हुई, क्या ऐसा रहा जिसके चलते ये अचानक से बीमार पड़ने लगे? जी आपसे बता दें कि जानकारी लेने के जो जानकारी देने वाला पहले तो जानकारी दिया, बाद में फोन उठाना ही बंद कर दिया। हमारा क्या उठाएगा?
एसडीएम मेजा और सच्चो मेजा का भी फोन नहीं उठाया। उसके बाद जो मौके पे था, मौके पर जाके देखने के बाद जब के न्यूज की जो टीम पहुंची और जांच करी तो वहां से जो टीचर साथ जो प्रबंधक थे सब लापता दिखाई दिए। अच्छा, वहां से जब आए एडमिट कराया स्वास्थ्य विभाग पहुंचे तो वहां पंखा नहीं, लाइट नहीं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनरेटर है, जो मॉडल जनरेटर है, वो जनरेटर भी खराब मिला। वहीं पर जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया, अधिकारी जागे तब आनंद फानंद में जनरेटर भी ठीक कराने के वाले मिस्त्री आए। मिस्त्री कहा, यह भी कहा कि इस जनरेटर को फूंक दिया जाए, किसी काम का नहीं है। आखिर क्यों? वहां पे पंखा ना होने के कारण जो तौलिया होती है, तौलिया के माध्यम से तौलिया जो बच्चे गए तौलिया से हाँकते दिखाई दिए, सारे वाले खोल दिखाई दिए। ठीक है राहुल, आपका वापस से रुख करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया तो वाकई यहाँ पर देखा जाए तो स्कूल प्रबंधन भी जो वो है पूरी तरीके से लापरवाह नजर आया, और इसके बाद जो रही सही कसर है वो स्वास्थ्य प्रबंधन ने पूरी कर दी। हमारे साथ है नरेश कुमार जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आपका रुख करते हैं, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से ये दोनों ही तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, एक तरफ शिक्षा की बदहाली की तस्वीर सामने आ रही है क्योंकि यहाँ पर विद्यालय में भी लापरवाही बरती जाती है। दूसरी तरफ जब ये 27 बच्चे यहाँ पर बीमार होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक स्कूल प्रबंधन की, तो उस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाया गया, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लापरवाही बरती गई, किसी तरीके का कोई उचित इंतजाम नहीं, और फिर जब स्वास्थ्य अस्पताल पहुंचाया जाता है इन 27 बच्चों को लेकर तो वहां भी बदहाली का आलम देखने को मिलता है। नरेश कुमार जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैडम, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं जी। मैम, ये लगातार ये कोई नई घटना नहीं है, आए दिन सरकारी स्कूलों में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहने के लिए बच्चों को जो फूड दिया जाता है, खाना दिया जाता है, उसमें कभी कमियां निकलती हैं, कभी वहाँ कीड़े निकल रहे हैं, कभी ये बनाने के लिए प्रबंधन का जो किसी को दिया जाता है ये ठेका या टेंडर, वहां पर उन्हें फंड जारी नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो भी लापरवाही कोताही बरत रहे हैं, और उसी का नतीजा वो गरीब मासूम बच्चे हैं जो जिन्हें ये खाना दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसमें ये कमियां दिखाई देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक शिक्षा का सवाल है और एक स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में भी ऐसा ही दिखाई देता है कि आजकल जहां भी देखो सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं जो है उनका बहुत अभाव है। कहीं एक्सरे मशीनें खराब हैं, कहीं पे डॉक्टरों की कमी है, कहीं दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं। ये सब समस्याएं जो शिक्षा स्वास्थ्य जो मूलभूत समस्याएं हैं, इसकी और सरकार को ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन नरेश जी यहाँ पर अगर जैसा कि आपने विद्यालय में फूड का जिक्र किया, मुझे लगता है जो खाना उपलब्ध कराया जाता है विद्यालय में इन छात्र छात्राओं को, तो मुझे लगता है मंशा और जिस तरीके से उपलब्धता तो अच्छी क्वालिटी की जाती है, लेकिन निचले स्तर पर किस तरीके से धांधली बरती जाती है, मुझे लगता है ये एक जिम्मेदारी तय करनी होगी। स्कूल प्रबंधन की भी इसमें संलिप्तता रहती है, अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो। मैडम, शासन को ये भी देखना चाहिए कि जो खाद्य पदार्थ आपने बताया कि गुणवत्ता पूर्वक मुहैया कराया जाए, लेकिन गुणवत्ता पूर्वक कहाँ से मुहैया कराया जाए? रोज समाचार पत्रों में दिखाई दे रहा है कि उनके 6-6 महीने के 1-1 साल की उनके बिल पेंडिंग है, उन्हें राशन उपलब्ध नहीं हो रहा। वो अगर किसी दुकान से राशन लेते हैं तो वहां का बिल भी कैसे भर पाएंगे? ये सब समस्याएं आ रही हैं। सरकार को सोच देना चाहिए, सिर्फ कागजों में और दिखावे में और वाही में नहीं होगा। ये गरीब बच्चे हैं उन्हें जरूरत है, उन्हें पोषण आहार की जरूरत है, वो गुणवत्ता पूर्वक और उच्च क्वालिटी का होना चाहिए और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। एक दर्शक हैं इसी बीच, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से हैं, आपका स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा देश कितने उन्नति कर रहा है, नंबर 1 बात, और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हमारे PM साहब रोज बोलते हैं। अपनी
G20 में नेताओं ने कितनी बातें की, अभी उन्होंने स्ट्रॉबेरी द्वारका में कितना उद्घाटन करके बात किया। मेरे कहने का मतलब ये है, ये क्या दूसरे देश को दिखावे के लिए करते हैं या अपना नाम कमाने के लिए करते हैं? घर में कुछ भी हो, घर में धूप मर रही हो लोग, घर में स्वास्थ्य शिक्षा न हो, घर में स्वास्थ्य न हो, लेकिन वो दूसरे को दिखाने के लिए सब काम कर रहे हैं। इनसे क्या उनको बड़ापन मिल रहा है? आप देखिए, कल वो नए संसद भवन में जाएंगे, उसका गुणगान कर रहे हैं। पुराना संसद भवन 83 लाख का था और ये 970 करोड़ रुपए का बनाया उन्होंने। ठीक बात, ये किसको दिखाना जेन्युइन चाहते हैं? बात है ये। मतलब है कि शुक्रिया स्वास्थ्य हमारे शिक्षा पर साथ ध्यान जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शक हैं जो इतनी बारीकी से चीज़ों को गंभीरता से देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और इसके बाद अपनी बात को रखते हैं कि वाकई जो आज विकास की बात कही जा रही है या ये कहा जा रहा है कि आम जनता के हित में काम किया जा रहा है, जो योजनाएं हैं लॉन्च की जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके की योजनाएं लाई जा रही हैं और इन योजनाओं का बजट भी अच्छा खासा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऊपर से नीचे तक आते आते आम जनता तक पहुंचते इनकी जो गुणवत्ता है वो बेहद निचले स्तर की हो जाती है। तो इसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये जायज़ हैं कि वाकई इसमें शासन स्तर पर गंभीरता बरतने की ज़रूरत है और इसीलिए जनहित में ऐसे मुद्दे आम जनमानस से जुड़े हुए उठाए जाते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं, सादिक रजा एक विशेष सहयोगी जुड़े हुए हैं। सादिक रजा, सादिक, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ का जो मामला ये सामने आ रहा है, यहाँ पर शिक्षा के स्तर को लेकर अगर बात की जाए, माफ कीजिएगा, स्कूल विद्यालय में ताला इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अध्यापकों की कमी है, टीचर्स की कमी है यहाँ पर और इसी के चलते यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है उसमें असर देखने को मिल रहा है। सादिक रजा, अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिएगा। सबसे पहले जी 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 जी, आवाज है मेरी? जी, सुन पा रहे हैं जी। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इस प्रमुख मुद्दे को अपने इस कार्यक्रम में जगह दी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो छत्तीसगढ़ में जो स्कूल की व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं कितनी निचले स्तर में चली गई है। यहाँ पे बच्चे लोग को पढ़ने के लिए जो मिडिल क्लास स्कूल है बलौदाबाजार जिले के कसडोल गांव का, वहाँ पे अध्यापकों की कमी है, मात्र 2 अध्यापक ही आ रहे हैं, ऐसे जानकारी मिल रही है। उनके सरपंच और स्कूल के लोगों द्वारा स्कूल में ताला लगा दिया गया है और अपनी मांग को लेके वो एसडीएम और कलेक्टर के पास भी गए, पर अभी तक इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ये बड़ा ही गंभीर विषय है क्योंकि शिक्षा का अधिकार हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। एसडीएम की तरफ से किसी तरीके का कोई आश्वासन अभी तक मिला नहीं? गांव वालों का साफ कहना है कि आश्वासन तो उनको पहले से मिले, पर अभी तक किसी प्रकार की लोग कार्रवाई नहीं किया, इसलिए स्कूल और सरपंच और वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण द्वारा स्कूल में ताला लगा दिया गया और बच्चों को एक छोटे से आंगन में पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, शासन प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ठीक बात है, आपका वापस से रुख करेंगे। सुरेश, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है, अगर वापस से जुड़ते हैं तो ज़रूर राय साझा करेंगे। साथ ही देखा जाए तो ये जो वाकई शिक्षा को लेकर जो कई अहम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आशीष शुक्ला भी बलौदाबाजार से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष शुक्ला, आपका रुख करेंगे, इस मामले को लेकर आपसे अपडेट चाहेंगे। मैम, ये आमा गांव का मामला है। वहाँ ग्रामीण लोगों को लगातार शिक्षकों की वहाँ मांग थी और वहाँ शिक्षक 1-2 दिन नहीं, लगभग 7-8 सालों से वहाँ स्थिति बनी हुई है। वहाँ सिर्फ 2 शिक्षक, उसमें भी एक शिक्षक स्कूल नहीं आता और जो एक आता है वो सप्ताह में 1 बार आता है, जिससे आक्रोशित हो गए पूरे ग्रामीण और मिलकर जो स्कूल था वो उसको ताला लगा चुके हैं। प्राथमिक शाला 7-8 साल का समय बहुत लंबा होता है आशीष। अगर देखा जाए यहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी हुआ, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा क्या काम किया गया शिक्षा को लेकर, यहाँ पर मौजूदा वक्त में जो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए भूपेश बघेल इस वक्त सीएम है वहाँ के, तो शिक्षा को लेकर क्या कवायद की जा रही है? क्योंकि शिक्षा के स्तर को बेहतरी की बात तो की जाती है लेकिन बेहतरी नजर नहीं आ रही। खाली आमा गांव का ही मामला नहीं, हर एक स्कूल में आप देखेंगे तो कहीं न हर जगह शिक्षकों की कमी आपको देखने के लिए मिलेगी जी। और लगातार ये हाल पूरे हर शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी मुद्दा उठाया,
स्वास्थ्य में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोग वहाँ पैसे का लेन देन करते हैं, ये गंभीर मामले आते हैं हमारे सामने। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की अगर स्थिति की बात की जाए तो मुझे लगता है पहले की अपेक्षा और स्थितियां दयनीय होती नजर आ रही हैं। पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके से यहां पर मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वहां पर क्राइम के ग्राफ का जिक्र करें तो लगातार चरम पर है, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, और साथ ही अब शिक्षा और स्वास्थ्य की जो तस्वीर सामने आ रही है बदहाली की, उसको लेकर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। तो आखिर जो सत्ता है, जो सत्ताधारी हैं, वो किस लिहाज से आम जनता के हित में काम कर रहे हैं, ये समझ नहीं आता। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं राहुल मिश्रा। राहुल, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे यहाँ पर, जैसा कि समाज सेवी नरेश कुमार जी ने इस बात का जिक्र किया कि पोषाहार जो उपलब्ध कराया जाता है वहाँ पर गुणवत्ता परक ये नहीं होता है, और शायद यही वजह है कि ये बच्चे बीमार हुए, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, और इसके बाद जब ये अस्पताल पहुँचते हैं तो अस्पताल की व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती हुई नजर आती है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपसे जवाब लेंगे। सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहता हूँ किसी भी प्रदेश का मामला हो, वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमको किस बच्चों को किस तरीके की शिक्षा देनी है और किस तरीके का मतलब उनके साथ हमको बर्ताव करना है। अच्छे से अच्छे उनका खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, और वहाँ के जो सीएम होते हैं उनकी बेहद जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के डीएम हो या जो भी मतलब उच्च अधिकारी हो, उनको ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए, क्योंकि दर्शकों की राय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं ये वाकई कई सवाल उठाते हैं। प्रयागराज और छत्तीसगढ़ से जो मामला सामने आ रहा है, दरअसल प्रयागराज का जिक्र करें तो यहाँ पर विद्यालय में 27 बच्चे हैं जो बीमार हो गए और अचानक से बीमार हुए, अस्पताल में आनन फानन में ले जाया गया तो वहाँ पर भी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ था। समय रहते इलाज नहीं मिल पाया, साथ ही ना तो यहाँ पर लाइट की उचित व्यवस्था, ना जनरेटर की व्यवस्था, और साथ ही पूरे अस्पताल में सिर्फ एक ही पंखा लगा पाया गया। तो जो व्यवस्थाओं का जिक्र चिल्ला चिल्ला कर किया जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कहा जाता है कि बेहतर है, तो ये बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर है। और साथ ही दूसरी तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ से मामला सामने आ रहा है। बढ़ेगा इंडिया का नारा, ये स्लोगन पढ़ने में जितना ही अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, और इसको पढ़ने के बाद हम एक ये उम्मीद करते हैं कि जो आज का नौनिहाल है उसका भविष्य बहुत बेहतर गढ़ा जाएगा, मढ़ा जाएगा इन अध्यापकों के द्वारा। लेकिन असल मायनों में ये धूमिल कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है इस स्लोगन को, जो ये कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अध्यापकों की कमी होने के चलते यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो बेहतर नहीं हुआ। सरकारें बदल गई, सत्ता बदल गई, लेकिन स्थितियां जस की तस यहां पर नजर आ रही हैं। देखा जाए छत्तीसगढ़ में अध्यापकों की कमी के चलते स्कूलों में ताला लगा हुआ है और एक ही अध्यापक पूरे स्कूल में नियुक्त है, और वो भी हफ्ते में एक दिन पहुंचते हैं जो छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का काम करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसा भविष्य आने वाले समय में यहाँ के नौनिहालों का होगा। और लगभग जो छत्तीसगढ़ के कई कस्बे और गांव ऐसे हैं जहां पर शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, और 7-8 सालों से लगभग ऐसे ही हालात वहां पर बने हुए हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। गिरीश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं। आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं गिरीश जी, अपनी बात को रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देश में जब शुरुआत में सरकारें बनी तो उन्होंने गारंटी दी कि देश में एक समान प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी जी, और उन्होंने इसकी व्यवस्था भी की। लेकिन जैसे जैसे देश में मंडल कमीशन आदि होने से आरक्षण की व्यवस्थाएं बिगड़ती गई देश में,
तैसे तैसे प्राइवेट स्कूलों की भरमार होती गई देश में। जैसे जैसे प्राइवेट स्कूलों की भरमार हुई, सरकारी चीजों की नाकदरी शुरू हो गई। अब जब सरकारी चीजों की नाकदरी हो गई तो सरकारी चीजें बची हैं गरीबों के लिए और प्राइवेट चीजें बची हैं अमीरों के लिए। अब चूंकि नेता सब अमीर हैं और वो प्राइवेट चीजों के बनाने वाले हैं, उनकी सुविधा भोगने वाले हैं, वो सरकारी चीजों पर क्यों ध्यान देंगे? केवल वोट के लिए झूठा गरीब का नारा देते हैं। गरीब को की कदर करेंगे तो फिर इनके सामने कौन खड़ा होगा हाथ जोड़ करके? इसलिए सदा गरीब रखते हैं। और जो ये बोलते हैं कि 12 करोड़ लोग गरीब से निकल गए, गरीबी से, ये गलत है। क्योंकि जो राशन दिया है उसका पैसा कीमत लगा करके जोड़ दिया उनकी आमदनी में कंप्यूटर सिस्टम में और दिखा दिया कितने लोग गरीबी से बाहर हो गए। इस तरह धोखे के आंकड़े हैं, लेकिन गरीबी बहुत बढ़ रही है। आबादी बढ़ने के साथ गरीबी भी बढ़ रही है, लाचारी बेबसी भी बढ़ रही है और नेताओं के लिए ये चरागाह बन गए हैं। गरीबों के लाचारी और बेबसी, गरीबी चरम पर बढ़ती जा रही है और ये कहा जाता है सत्ताधारियों की तरफ से कि अब बेरोजगारी, गरीबी में कमी देखने को मिल रही है। शुक्रिया, ये हम राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये दर्शक हैं जो अब ये साफ तौर पर जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, तो इससे ये कहा जा सकता है कि इससे एक डिवाइडेशन हो गया है। चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनकी जो आमदनी है या वहाँ वो सुख सुविधाओं से लैस हैं और जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनके लिए तो ये बेहतर है। लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? जिस हम गरीब तबके की बात करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिसके लिए हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो आखिर जो लगातार जब वोटिंग का समय आता है तो वोट के लिए यही नेता, यही सांसद, यही विधायक आम जनता के बीच में जाकर वोट की अपील करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा की बात का जिक्र करते हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से ये मुद्दे जो हैं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो उससे ठीक पहले इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, ये चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो सरकारी जो स्कूल्स हैं उनकी भी स्थिति दयनीय होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ का ये मामला और प्रयागराज से जो तस्वीर सामने आई, जिस तरीके से 27 बच्चे थे, जो छात्र थे, जो स्कूल में ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है और इसके बाद आनन फानन में जब उन्हें अस्पताल भेजा जाता है, ले जाया जाता है, तो वहाँ पर भी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ नजर आता है। लाख निरीक्षण के बाद, जायजा के बाद भी स्थितियां बद से बदतर होती यहां पर नजर आ रही हैं। तो आम जनता के हित की बात की जाती है और आम जनता का हित पिछले 7 से 8 सालों में अभी तक नहीं हो सका है। हालांकि खास मेहमान लगातार ऐसी बात को लेकर चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राहुल से हमारा सवाल था, क्योंकि प्रयागराज की जो तस्वीर सामने आई, इसको लेकर लगभग 27 बच्चों का आपने जिक्र किया कि यहाँ पर क्या ये फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, क्या वजह निकलकर सामने आई है इलाज के दौरान, कुछ पता चल सका? राहुल जी आपसे बताऊं, एसडीएम मेजा अमित कुमार ने एक बयान दिया कि जो गर्मी, सिर्फ और गर्मी, क्योंकि वो जो स्कूल है, स्कूल नहीं, +2 तक की स्कूल है और जो स्कूल है पहाड़ पे है, जो पहाड़ है, पहाड़ से बनाया गया है स्कूल। वहाँ पे जो जाली होती है, जो खिड़की होते हैं, खिड़की नहीं है और पंखे नहीं है, नीचे फर्श नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद गर्मी में बच्चे परेशान है। कुछ आदमी तो भूत ज्यादा माने कि भूत ज्यादा है, लेकिन नहीं महोदय, बात ये होता कि सिर्फ गर्मी, क्योंकि जैसे गाय भैंसों के लिए व्यवस्था होती है वैसे ही बच्चों के लिए कहते हैं बच्चे पढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद घटना बता दूं, ये नहीं जो यहाँ की जनता है वो कह रही है, इतनी ये पहली घटना नहीं है, कई बार घटना घट चुकी उसी स्कूल में है, क्योंकि पहाड़ पे बसा है। पहाड़ पे मान्यता किसने दिया तो उसकी सुविधा देनी चाहिए, सुविधा के नाम पर नील है। और उसके बाद फिर आपसे बताऊं, जनता से हम नहीं कहेंगे, जनता खुद कह रही है, क्योंकि मौके पे थी, बता सकते हैं कि क्या सुविधा है यहाँ पे स्वास्थ्य और स्कूल के व्यवस्था बहुत चल रहा है। मरीजों को लेटने बैठे कोई सुविधा, पंखा नहीं है, जनरेटर चलता है, कोई व्यवस्था नहीं है।
मतलब कोई व्यवस्था नाम चीज नहीं है। इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ जाए तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये मेजा स्वास्थ्य केंद्र का। अब आप ये देखें जो स्वास्थ्य व्यवस्था है नील बटे नील दिखाई दे रहा है। सरकार चलिए हमारे साथ राहुल वापसी करेंगे, आपका रुख करेंगे। शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ जिला विधायक भी विकास साहू जी और अशोक गहलोत जी जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद नरेश जी आपका रुख करते हैं, एक बार फिर से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विकास साहू जी आपका रुख करेंगे। ये जो तस्वीरें स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सामने आ रही हैं, बदहाली की ये तस्वीर, ये कैसे सही होगी? जिस तरीके से ये बात कही जाती है कि शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाएगा, इस ओर प्रयासरत हैं, प्रयास किया जा रहा है, और वही हाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी है। वजह क्या मानते हैं? अनम्यूट करिएगा विकास जी। जी नमस्कार। जी हेलो। जी सुन पा रहे हैं आपको सर। जी बताइए। जी आपसे मेरा सवाल है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली की तस्वीर जो सामने आ रही है छत्तीसगढ़ और प्रयागराज का अगर जिक्र करें तो ये बदहाली की तस्वीर का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? नहीं, जहां तक हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शिक्षा और स्वास्थ्य को इतना अच्छा ऐसा पैमाने पर लेके गए हमारे क्षेत्र में, ऐसा सुडूल अंचल में थोड़ा बहुत बच गया होगा। और वहाँ के जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं उन लोग के आने जाने में असमर्थ होंगे, ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर ऐसा कुछ वहाँ प्रॉब्लम आया है, हम लोग तत्काल प्रभाव से मैं कार्यवाही करवाऊंगा। वहाँ के जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ में हर छोटे छोटे जगह में हर 10-15 गांव के आसपास में आत्मानंद स्कूल खोलने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। विक्रांत जी, स्कूल तो आप खोल देंगे, स्कूल ठीक है, सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि स्कूलों का निर्माण कराया जाए, और लेकिन जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो स्कूलों में शिक्षा देने का काम कौन करेगा? हमारे यहाँ जो आम गांव का जो मामला आया है वो फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया में अभी तक बिजली और नेटवर्क का काम नहीं हुआ था। हम लोग, मैं वन विभाग का अध्यक्ष भी हूँ जिले का, तो अभी हम लोग मोबाइल नेटवर्क लगाने का काम किए हैं, बिजली पहुंचाने का काम किए हैं। कुछ ऐसा जगह में अगर दिक्कत शासकीय कर्मचारी लोग का अगर आना जाना नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहा है, मैं तत्काल प्रभाव से मैं जिले के CMHO साहब से, जिले के कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा और जो वहाँ दोषी पाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई करवाने का मैं अब बात करूंगा। चलिए, ये आश्वासन है विक्रांत जी की तरफ से। जिला पंचायत सदस्य हैं जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जरूर इस ओर पहल का प्रयास करेंगे। शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर। वाकई जिस तरीके से शिक्षकों की कमी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, इस कमी की वजह क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, सर्वप्रथम मैं के न्यूज को बधाई दूंगा कि आपने ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। वास्तविक मुद्दे ही यही हैं। भारत में, चाहे भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया हो, सत्यता ये है कि भारत ना चाहते हुए भी एक ऐसे विकास के पथ पर है जिसमें GDP के आंकड़े तो बड़े दिखाई देंगे आपको, आर्थिक मोर्चों पे बहुत उपलब्धियां दिखाई देंगी, पर यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। आज भी भारतवर्ष में सर्वाधिक उपेक्षित अगर कोई क्षेत्र है तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। प्रयागराज हो या छत्तीसगढ़ का ये मामला हो, दोनों ही ऐसे दुखद मामले हैं जो दोनों ही सरकारों के इन दावों की कलई खोलते हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे पे या शिक्षा के मोर्चे पे फला सरकार ने क्या काम किया है और क्या फला सरकार ने शिक्षा के और उसके मामले में काम किया है। छत्तीसगढ़ सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, अगर देखा जाए तो दोनों ही विषयों पर दोनों ही सरकारों की विफलता प्रथम दस्ता दिखाई देती है। बिल्कुल। प्रयागराज को लेकर मेरा यह कहना है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जनपद है, बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है। उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आपका कार्यालय प्रयागराज में है। प्रयागराज लखनऊ के बाद में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। बिल्कुल। मेजा तहसील है या कोई भी तहसील है, प्रयागराज कोई बैकवर्ड इलाका नहीं है।
आज स्थिति यह है कि 27 बच्चे किसी मिड डे मील को खाने के बाद में अचानक बीमार हो जाते हैं, तो 27 बच्चों के समुचित प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करने में प्रशासन के हाथ पैर फूट जाते हैं। बिल्कुल। आज भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और अस्पतालों में बेडों की क्या व्यवस्था है, ये किसी से छुपी नहीं है। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में, मेरे कांग्रेसी मित्र जो कह रहे थे अपना, जो जिला पंचायत सदस्य हैं वहां पर, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये अंतर है कि छत्तीसगढ़ का तो निर्माण ही मध्य प्रदेश से पृथक करके, विभाजन करके इसलिए किया गया था कि इस जनजातीय क्षेत्र में, इस वन के क्षेत्र में लगातार राजनीतिक उपेक्षा हो रही थी। 5 वर्ष अजीत जोगी जी, 5 वर्ष कक्का साहब हमारे जो इस समय आपके बघेल साहब हैं, उनसे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी। अगर 20 वर्ष 2002 में इस राज्य को बनने के बाद में, 2000 में अगर ये राज्य बने हैं, 23 वर्ष हो गए हैं, 23 वर्ष में ये स्थिति है कि प्राथमिक विद्यालय एक टीचर के सहारे चलेगा। आपके नेता, बिल्कुल, हमारे संवाददाता ने भी इसी बात का जिक्र किया। आते हैं सर, आपसे जवाब ले लेते हैं, इसके बाद नरेश जी का रुख करेंगे। जी विक्रांत जी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हाट बाजार क्लिनिक गांव-गांव में जाके बस में पूरा नर्स है, डॉक्टर है, पूरा मेडिसिन है, गांव-गांव हाट बाजार में जाके सुविधाएं दे रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी स्कूल जर्जर हुए थे, चाहे प्राथमिक शाला हो, माध्यमिक शाला हो, हाई स्कूल हो, जितने जर्जर हुए थे, ये थोड़ा बहुत भी जर्जर हुआ था। ठीक है, आप मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा, जब शिक्षक नहीं होंगे तो शिक्षा का स्तर कैसा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नया भर्ती हुआ है, हजारों की संख्या में शिक्षक भर्ती हुई है, और अभी उन लोग कम से कम इस महीने के अंदर में उन लोग सब ज्वाइन कर लेंगे स्कूल मन में। जहाँ कमी होगा हम लोग व्यवस्था कराएंगे। जो क्षेत्र है आमगांव क्षेत्र बहुत, चलिए, लेकिन ये समस्या अब चुनाव से ठीक पहले इस पर कवायद की जाती है। देखा जाए यहाँ पर विक्रांत जी, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या 7 से 8 साल पुरानी समस्या है। सत्ता परिवर्तन हो जाता है और इसके बाद इसमें कवायद और प्रयास कब किए जाते हैं? जब इलेक्शन आने को होता है, चुनाव आने को होता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी ये फैसला लिया जा रहा है, और अगर किया भी जा रहा है प्रयास तो ये एक जिम्मेदारी है। हाट बाजार क्लिनिक हमारे यहाँ 3 वर्ष हो गया, गांव-गांव में जाके मुफ्त सेवाएं हम लोग हमेशा शिविर, चाहे वो आयुर्वेद विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, होम्योपैथी को। ठीक है, इस बात की पुष्टि भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आशीष शुक्ला बालोदा बाजार से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं लगातार। उससे पहले नरेश जी का प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जो इस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नरेश जी, क्या उम्मीद नजर आ रही है कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हो जाएगा चुनाव से पहले? अनम्यूट करिएगा। मैडम, शिक्षा और स्वास्थ्य की ये मूलभूत सुविधाएं हैं और इसकी तरफ कोई भी सरकार हो, कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। मैं जो विधायक साहब अभी छत्तीसगढ़ से बैठे हैं, मैं गाजियाबाद से उनको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, पूरा अखबार ऐड से भरा हुआ छत्तीसगढ़ का ही है। इसमें कहीं भी स्वास्थ्य और शिक्षा की बात नहीं कही जा रही। आप 42,000 भर्तियां कर रहे हैं, 42,000 भर्तियां, और एक शिक्षक आपके स्कूलों में काम कर रहे हैं, 27 बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। क्या ये चुनावी मुद्दों के लिए अखबार भर के आप पूरे देश में प्रमुख समाचार पत्रों में बड़े बड़े ऐड छाप रहे हैं? क्या आप दोबारा से सरकार बना सके? या गरीब, शोषित, वंचित वर्ग, जो एक निचले स्तर के लोग प्राथमिक और छोटे छोटे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो इसी तरह बीमार होते रहेंगे? इसी तरह यही चलता रहेगा? चलिए, ये तो नाइंसाफी है आम जनता के साथ, अगर विक्रांत जी कहा जाए। इस बात का जवाब दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आशीष जी से थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से भाजपा सरकार के यहाँ मुख्यमंत्री थे। हेलो, मौजूदा वक्त की बात करिए। मौजूदा वक्त की बात अगर की जाए तो मौजूदा वक्त में तो कांग्रेस की सरकार है ना। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में 95%, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो, सुधार में काम किया। अगर आदिवासी क्षेत्र में सुधार हुआ तो फिर दिल्ली के सीएम इस बात का जिक्र दौरे के दौरान क्यों करते हैं कि आदिवासी समाज का किसी भी राजनीतिक दल ने कोई संज्ञान नहीं लिया, हम पूरी तरीके से, हम सत्ता में आते हैं तो पूरा समर्थन करेंगे। छत्तीसगढ़ में
नक्सल खत्म चलिए होने के बाद आशीष, है मैडम। पहले देखा नक्सल जाए तो क्या वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर पहल बहुत अच्छे प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं जमीनी स्तर पर? आशीष? साहू जी ने स्वास्थ्य के संबंध में मोबाइल एम्बुलेंस की बात कही। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक पे एक मोबाइल एम्बुलेंस शामिल है और स्वास्थ्य के क्षेत्र पे हर गांव पे वो एम्बुलेंस जाती है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र पे तो काम हुआ है, परंतु स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहीं के जो अधिकारी वो जो करप्शन करते हैं, ये एक मामला अलग है। और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल की बात कही। आत्मानंद स्कूल हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के द्वारा खोला जा रहा है निश्चित रूप से, परंतु वहां भी शिक्षकों की कमी है। चलिए, शिक्षकों की कमी निकलकर सामने आ रही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। साथ ही राहुल मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। डीपी सिंह, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, मैं बीपी सिंह, फौजी आदमी, लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। मेरी समस्या ये है कि योगी जी के मतलब दीपक तले अंधेरा, योगी जी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, IGRS या 1076 पर जो कंप्लेन दी जाती है, वो 2-2 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना तक पूरी नहीं होती है और उस शिकायत का निस्तारण वो लोग नगर निगम से करके दिखा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो उस समस्या का हल नहीं होता है। हम चाहते हैं कि भाई योगी जी से कभी मिले तो योगी जी, ठीक है, प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जाती है, इस मसले का भी हम मसले का सुध लेंगे और इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे आगे जनहित में अपने इस खास प्रोग्राम में। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल हम G20 का जिक्र करते हैं, चंद्रयान 3 की सक्सेस का जश्न मनाते हैं और एक तरफ जो मूलभूत बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब सामने आती है तो वाकई कई सवाल खड़े करती है उस विकास को लेकर, उन वादों को लेकर। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, सख्ती से बड़ी खबर। माल खरौदा परियोजना अधिकारी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। माल खरौदा जन प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती प्रक्रिया में लेन देन का आरोप, तो घूस लेने का आरोप लगाया गया है, लेन देन का आरोप लगाया। अनिमा मिश्रा ने, परियोजना अधिकारी हैं अनिमा मिश्रा, इन पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो कलेक्टर से हुई है मामले की शिकायत। आगे इस मामले को किस तरीके से संज्ञान में लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये फिलहाल देखना होगा। अधिकारी ने नेताओं और आरोप की पुष्टि की जाए। परियोजना अधिकारी ने इस बात का जिक्र किया है कि इन आरोपों की पुष्टि की जाए। शक्ति माल खरौदा परियोजना अधिकारी पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो जनप्रतिनिधियों पर ये गंभीर आरोप, तो आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती प्रक्रिया में लेन देन का आरोप लगाया गया है। जनप्रतिनिधियों ने प्रक्रिया में लेन देन का आरोप लगाया है। कलेक्टर से इस मामले को लेकर शिकायत भी की गई है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी ये फिलहाल देखना होगा। तो नेताओं की पोल खोलने की भी बात कही गई है, क्योंकि इस पूरे लेन देन के मामले में कई नेताओं के शामिल होने का भी जिक्र नजर आ रहा है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। और इसी बीच जयपुर से आपको खबर बता दें, बड़ी खबर, बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंचेगी गोनेर। यात्रा में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। संकल्प यात्रा बगरू विधानसभा के सिरोली में होगी और बगरू विधानसभा में 4 बजे होगी यात्रा की एंट्री। तो बगरू विधानसभा में 4 बजे तक यात्रा की एंट्री होगी। इस परिवर्तन यात्रा में कई दिग्गज नेता बीजेपी के शामिल हैं। तो
तो इसी बीच जयपुर से आपको खबर बता दें, गणेश चतुर्थी का स्थानीय अवकाश इस दिन रहेगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने इस बात की घोषणा की है क्योंकि 19 सितंबर यानी कि इस दिन गणेश चतुर्थी है और इस दिन अवकाश रहेगा। मंगलवार को गणेश चतुर्थी होने की वजह से अवकाश घोषित किया गया है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।